लेट्स वी स्टार्ट। ओके, तो क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के बारे में थोड़ा तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, थोड़ा तो सुना होगा आप लोगों ने। भाई सुन तो रखा है, कई बार बोलता चला आ रहा हूँ कार्बन डेटिंग पढ़ने वाले, कई दिन के बाद आज नंबर आया है कार्बन डेटिंग को पढ़ने का। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल मैजिकल है। ओके, अब ये कौन से सवालों के जवाब आपके निकालेगा? कौन से सवालों के जवाब इसके पास होंगे? किस आप जो पढ़ने वाले हैं वो सवालों के जवाब हैं आपके। इंसान धरती पर 2 लाख साल पहले आया, कैसे पता चला? ये सवाल का जो जवाब है आपका किसके पास है? कार्बन डेटिंग के पास है। ओके, जैसे अगर बात करें, किसकी बात करते हैं? अर्थ की। अर्थ जो बनी है वो कितने साल पहले बनी है? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 460 करोड़ साल पहले। ठीक है, तो ये एज का कैसे पता चला कि ये जो अर्थ है वो इतनी पुरानी है? 4.5 है ना, 450 करोड़ साल पुरानी है। कैसे पता चला? इस सवाल का जवाब कहां मिलेगा आपको? कार्बन डेटिंग के पास मिलेगा। 380 करोड़ ईयर एगो लाइफ आई अर्थ पर। मतलब इंसान तो बहुत बाद में आया, 2 लाख साल पहले, लेकिन 380 करोड़ साल पहले क्या आगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे, लाइफ आ गई अर्थ के ऊपर, कीड़े मकोड़े कुछ ऐसा। इस बात का कैसे पता चला? तो इसका जवाब कहां मिलेगा? कार्बन डेटिंग में। अगर हम बात करें किसकी? अरावली जो रेंज है 670 बिलियन ईयर पहले बनी है। जो अरावली पर्वत का नाम सुना है ना, ये जो पहाड़ है ये इतना पुराना है। ये कैसे पता चला? कहां से पता चलेगा इसका? कार्बन डेटिंग से। डायनासोर्स जो इंसान कब आए? 2 लाख साल पहले। डायनासोर 6 से 7 करोड़ साल पहले, मतलब इंसानों के आने से कितने साल पहले? करोड़ों साल पहले खत्म हो चुके हैं, आके भी खत्म हो गए। लेकिन इंसान पता लगा पा रहा है, इनकी शेप्स का पता लगा पा रहा है, इनका पता लगा पा रहा है कि ये कितने पहले आए थे अर्थ पे। किसके थ्रू? कार्बन डेटिंग के थ्रू। 40 करोड़ ईयर्स एगो जो पानी से किस पे आए? लैंड पे जीव आने स्टार्ट हो गए। पहले जो जीव आए वो किस में आए? पानी के अंदर बने। फिर उसके बाद पानी से कहां की तरफ चले? वो लैंड की तरफ। ये 40 करोड़ साल पहली बात है। ये कहां से पता चली? कार्बन डेटिंग से। वो कैसे पता चली वो भी सीखेंगे हम। 350 करोड़ ईयर्स एगो क्या थे? हमारे बैक्टीरियाज, वायरसेस, बैक्टीरियाज आने स्टार्ट हुए। कब? 350 करोड़ साल पहले। तो ये भी कहां से पता चलेगा? 5000 से 8000 साल पुरानी है क्या? हड़प्पा सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। कैसे? ये एक शहर हुआ करता था। अगर हम 6-7 हजार साल पुरानी खुदाई की गई थी और खुदाई करने के बाद इसका इस तरह का कोई शहर हुआ करता था अब से 6000 साल पहले, मतलब बेहतरीन शहर। और खुदाई के बाद किसने ये डिजाइन किया? ठीक है, कैसे डिजाइन किया? किसके थ्रू डिजाइन किया? कैसे पता चला ये इतना पुराना शहर है? कार्बन डेटिंग से। अब स्टार्ट करते हैं, हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। कुछ जो पॉइंट्स होंगे इसके पहले वो समझेंगे हम। पहले मैटर समझ लेते हैं, मैटर क्या होता है। मेरे ख्याल से आप सब बच्चों ने मैटर पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं। जिसने पढ़ा है वो रिवाइज कर लो। ठीक है, क्या होता है मैटर? कोई बताएगा? कोई बच्चा जवाब देगा मुझे, मैटर क्या होते हैं? कोई भी ऐसा पार्ट किसी भी चीज का जिसके पास मास हो, जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो, वो सब मैटर ही तो है। ये क्या है? मैटर है। ये कैमरा क्या है? मैटर है। ये बोर्ड क्या है? मैटर है। आप ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती, जिसके लिए एक पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, वो भी क्या है? मैटर है। आप एक खिड़की से धूप आते देखते हैं, उसमें पार्ट दिखते हैं, छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, वो भी क्या है? मैटर ही तो। उससे भी छोटी चीज सब मैटर ही है। या कहने का मतलब यह है फाइनली कि इस दुनिया के, मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर हर एक चीज मैटर से बनी है। हर एक चीज क्या है?
मैटर है। बात समझ में आई कि नहीं? सिर्फ एक फोर्स ऐसी चीज होती है जो मैटर से नहीं बनी, ठीक है? एनर्जी, फोर्स, एनर्जी जो है ना, मैं एनर्जी बोलने के लिए एक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो मैटर से नहीं बनी। बाकी हर एक चीज किससे बनी है? मैटर। लेकिन अब मैटर तीन तरह के होते हैं। हमने मैटर की तीन तरह की फॉर्म पढ़ी हुई हैं। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, अब ये जो मैटर बना है, थोड़ा सा इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सब आपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है और आप पढ़ लेंगे यहां से। तो वॉल्यूम क्या होता है पता है? वॉल्यूम, आयतन हिंदी में बोलते हैं इसको। वॉल्यूम का पता है आपको? मास क्या होता है? मास, क्योंकि साइंस का मतलब यह है जब तक आपको उसकी जो टर्म है, टर्म मतलब जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये जो टर्म जब तक तुम्हें समझ नहीं आएंगे ना, साइंस समझ में नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा उसको समझने का। अब मास क्या होता है? मास वेट ही तो होता है, वजन। और वजन माइनस में भी होता है, जैसे एटम्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो माइनस में अब जैसे अब मैंने कहा धूल का कण, वो जो दिखाई देता है धूप में, तो वो इतना छोटा है, उसका जो वजन, उसका जो मास है वो इतना कम है कि वो माइनस में ही जाएगा, राइट? तो मास मतलब कुछ ना कुछ वेट, वो माइनस में भी हो सकता है, और उसके पास कोई एरिया जो कवर करता हो, वॉल्यूम, वो किसी भी अगर पार्टिकल के पास है तो वो क्या है? मैटर है। वॉल्यूम का मतलब समझते हो? एक तो होता है एरिया, राइट? ध्यान से समझ लेना, हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे। कितने बच्चे एरिया और वॉल्यूम का फर्क बता सकते हैं मुझे? यहां पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो एरिया और वॉल्यूम का फर्क बता सकते हैं? एरिया और वॉल्यूम का फर्क बता सकते हैं मुझे? एनीवन हियर? यस, टेल मी। यस, 3 डायमेंशन होता है। ओके, बैठ जाओ। एरिया 2 डायमेंशनल होता है, मतलब जैसे आप, एक खेत है, उस खेत को मापा जा सकता है बीघे में, मीटर में, जैसे भी मापते हो आप उसको, वो क्या है? 2 डायमेंशन है, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। ओके, एक होता है 3 डायमेंशन, जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होगी। जैसे ये कप है जो मैंने चाय पी अभी थोड़ी देर पहले, इस कप का एरिया भी निकाला जा सकता है, लेकिन एरिया किसका? इसके सरफेस का निकाला जाएगा। सरफेस मतलब इसके ऊपर जो सतह है, ये सरफेस है इसका एरिया। वॉल्यूम जो इसमें भरा जा रहा है, क्या इसमें जो चाय थी भरी हुई, मैंने पी, तो उसका वॉल्यूम कम हो रहा था, जैसे चाय कम हो रही थी, तो उसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं? वॉल्यूम, जैसे लीटर में पानी भरो या दूध भरो, वो उसका वॉल्यूम होगा, जो कवर, मतलब एक जो जगह को ऑक्युपाई करे, घेरे, समझ गए कि नहीं? तो वो क्या है? हमारा वॉल्यूम है। अब मेरे ख्याल से आपको वॉल्यूम और एरिया में फर्क नजर आ गया होगा, है ना? एरिया, जैसे मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं, ओके, इस डिस्प्ले का, राइट? मैं इसका वॉल्यूम पता लगा सकता हूं कि इसके अंदर कितना सामान भरा हुआ है, वो इसके वॉल्यूम में भरा हुआ है। जो जगह ऑक्युपाई कर रहा है वो क्या है? वॉल्यूम, राइट? आयतन बोलेंगे हिंदी में इसको। तो आपको समझ आ गया होगा एरिया और वॉल्यूम में फर्क क्या होता है, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना हमने, क्योंकि मैटर आप समझ चुके हो, और ज्यादा डिटेल में आप कहां पढ़ेंगे? अपने सिलेबस में, ठीक है सभी बच्चे। तो मैटर ये समझ में आ गया कि जो भी जगह घेरती हो, जिसके पास वॉल्यूम हो, जिसके पास मास हो, वो सब मैटर ही तो है, राइट? और ये जो मैटर बना है, ये किससे बना है? एलिमेंट से। किससे बना है? एलिमेंट। छोटे छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट से मिलकर क्या बनता है? हमारा मैटर बनता है। मैटर किससे मिलकर बना है? अगर मैटर की, अरे मैटर किससे मिलकर बना है? एलिमेंट से, ठीक है। और एलिमेंट किससे मिलकर बना है? एटम से। किससे? एटम से।
और एटम किससे मिलके बना है? न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलके बना है। हाँ, न्यूट्रॉन भी होता है इसमें एटम्स के अंदर, जो इसका न्यूक्लियाई होता है। ओके, नाभिक। तो इसके एटम्स के अंदर 3 पार्टिकल होंगे। कौन कौन से? टिनी पार्टिकल बोलेंगे, बहुत छोटे पार्टिकल। कौन कौन से? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब आप सोचो, मैटर बहुत छोटा हो सकता है ना, जैसे धूल का कण मैंने बताया वो। अब वो धूल का कण भी किससे मिलकर बना होगा? एलिमेंट से। और एलिमेंट किससे मिलकर बना होगा? एटम से। एटम्स, इसका मतलब और भी छोटा होता है, राइट? और एटम से भी छोटा, एटम भी किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हालांकि एटम के अंदर, मान लो ये एक एटम है, क्या है ये? एटम, छोटा सा। इस एटम के अंदर क्या है? एक न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस, जो इसका बीचों बीच होता है। इसके क्या होता है? देखो, समझते रहना बहुत, जब तक हम डीप नहीं समझेंगे ना साइंस को, तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है? तो जैसे एक एटम है, जैसे मान लो, क्या मान लो, ये टेबल है हमारा। ये टेबल क्या हो गया? हमारा एक मैटर हो गया। क्या हो गया? मैटर। अब ये जो मैटर बना है वो एलिमेंट से बना है। अब इसमें मान लो बहुत सारे एलिमेंट लगे हुए हैं, ये एलिमेंट हो गया। अब इस एलिमेंट के अंदर भी क्या है? एटम्स हैं बहुत सारे। क्या है ये? एटम्स। और इस एटम्स के अंदर भी क्या है? जैसे मान लो एक एटम्स ये वाला उठा करके मैंने ये वाला उठा करके यहां पे रख लिया, राइट? अब इस एटम्स को भी देखते हैं थोड़ा सा। इस एटम्स के अंदर है न्यूक्लियाई, मतलब इसका बीचों बीच में जो होता है, जैसे आम के बीच में गुठली होती है ना, वैसे ही एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। अब उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ होते हैं, न्यूक्लियस के। किसकी कहां होते हैं? चारों तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर साथ में मिले हुए नहीं होते। साथ में मिले हुए क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर कौन सा चार्ज होता है? कौन बताएगा? निगेटिव चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन होते हैं उन पे पॉजिटिव होता है। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज ही नहीं होता उसके ऊपर। बात समझ में आई? सभी को समझ में आ रही है? मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना, रिकॉर्ड हो रहा है, आप दोबारा भी देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो। लेकिन जब मैं कल सिखाऊंगा ना, तो पहले ये सब पूछूंगा, उसके बाद ही आगे का सिखाया जाएगा। और डंडा तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा आप लोगों को, अगर नहीं बताओगे तो। ठीक है, क्लियर हुआ ना आप लोगों को? क्या क्लियर हुआ कि मैटर्स जो हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। और एलिमेंट भी किससे मिलके बना होता है? एटम से मिलके बना होता है। और एटम्स भी तीन पार्टिकल से मिलके बना होता है। किस किस से? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। और ये जो इसके जो एटम्स होता है ना, इसके बीच एक क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? उस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है वो। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, है ना? न्यूट्रल मतलब कुछ भी नहीं। ओके, क्लियर हुआ सभी को? तो ये यहां से समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसमें आप 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब समझने की बात यह है बच्चों, एक बात और समझ लो। मान लो एक सॉलिड है। क्या है? एक, हमने 3 मैटर लिए। एक लिया हमने सॉलिड, ये मान लो सॉलिड है, ये मान लो लिक्विड है, और ये मान लो गैस है। हम लिख भी लेते हैं इनके ऊपर, है ना? ये तो हो गया हमारा सॉलिड, और ये हो गया हमारा लिक्विड, और ये हो गया हमारा गैस। ठीक है, ये 3 हमारे मैटर हो गए। अब इस मैटर, ये सॉलिड किससे मिलकर बना है? बहुत सारे एलिमेंट से, मतलब एलिमेंट से मिलकर बना है। और एलिमेंट किसके मिलकर बना है? एटम से।
तो सॉलिड के जो एटम्स होते हैं ना बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं। डेंस मतलब घने। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा घने होते हैं, राइट। बीच में कोई स्पेस नहीं होता, ठीक है। अब ये जो पेन है, ये कैसा मैटर है? सॉलिड मैटर है। सॉलिड क्यों बना है? क्योंकि इसके जो एटम्स है बहुत ज्यादा डेंस हैं। बहुत डेंस मतलब बहुत ज्यादा घने हैं, राइट। लिक्विड पे आ जाते हैं। लिक्विड के जो एटम्स होते हैं थोड़े कम डेंस होते हैं, मतलब थोड़े कम घने होते हैं। डेंस मतलब घना, ओके। तो जो लिक्विड है उसके एटम्स कैसे होते हैं? थोड़े कम डेंस होते हैं, थोड़े कम घने होते हैं, ओके। इसीलिए वो लिक्विड होता है, वो हिल जुल सकता है, उसमें हाथ जा सकता है आपका। हाथ इसलिए तो जाता है क्योंकि उसके एटम्स के बीच में स्पेस होता है ना। वो एटम्स जगह दे देते हैं आपके हाथ जाने के लिए, है ना। तभी तो चुस्की मारते हो आप सिकंजी में, क्योंकि एटम्स में कैसे, उनके एटम्स बीच में जगह है, मतलब डेंस नहीं है, ओके। और गैस के जो एटम्स होते हैं वो और भी कम डेंस होते हैं, मतलब बहुत बीच में बहुत जगह होती है। बात समझ में आई? जो हमारा सॉलिड होता है वो नॉन कंप्रेसेबल होता है। नॉन कंप्रेसेबल मतलब उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे आपने एक डब्बा लिया, डब्बे में रुई दवाई, डब्बे में मतलब रुई डाल दी आपने। क्या डाल दी? कॉटन, रुई। अब आप उसको हाथ से दबाओगे, दब गया। दब रहा है कि नहीं दब रहा? तो वो क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है? वो कंप्रेस। मतलब आप देखोगे तो वो कंप्रेसेबल है। क्या? कॉटन, रुई। रुई क्या है? कंप्रेसेबल है, मतलब वो कंप्रेस हो रही है, तो उसका मतलब क्या हो गया? वो कंप्रेसेबल है। जो कंप्रेस ना हो उसको क्या बोलेंगे? नॉन कंप्रेसेबल। जैसे सॉलिड क्या होता है? नॉन कंप्रेसेबल है। अब ये कंप्रेस नहीं किया जा सकता, टूट जाएगा, जगह चेंज कर लेगा, शेप चेंज कर लेगा, लेकिन कंप्रेस तो नहीं हो सकता। जैसे लोहे का टुकड़ा ले लो, आप दबा रहे हो, मार रहे हो, तो कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस नहीं हो रहा। वो जगह बदल रहा है, अपना शेप चेंज कर रहा है। भाई हथौड़ा मारे जाओगे, वो पहले इस शेप का था, मोटाई ज्यादा थी, पतला हो जाएगा लेकिन चौड़ा हो जाएगा, है ना। तो वो कंप्रेस नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? वो शेप चेंज कर रहा है, तो कंप्रेसेबल नहीं है। लिक्विड कंप्रेसेबल होता है? लिक्विड भी कंप्रेसेबल नहीं होता, माइनर सा कंप्रेस हो सकता है। आप पानी को दबाओगे, दबेगा क्या? नहीं दबेगा ना। तो वो भी क्या होता है? नॉन कंप्रेसेबल होता है, उसको भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत हो सकता है। लिक्विड कैसा होना चाहिए? क्या लगता है आपको, कैसा होगा? कंप्रेसेबल होता है, कंप्रेस किया जा सकता है। बच्चे आप गैस सिलेंडर भरवाने जाते हो, आपका सिलेंडर आप देखते हो जब गैस भरती चली जाती है तो कंप्रेस होती चली जाती है। शुरू शुरू में जब कम होती है तो वो गैस ही होती है, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा कंप्रेस करेंगे लिक्विड की फॉर्मेट में चेंज होने लग जाती है। देखो मान लो एक गैस है, क्या है ये? गैस। अब इस गैस को मैंने दबाया दबाया दबाया, बहुत तेज दबाया, तो ये जो एटम्स है पास पास में आएंगे कि नहीं आएंगे? कि नहीं आएंगे? अब जब पास पास में आएंगे तो पास पास में आने से क्या हो जाता है? लिक्विड बन जाता है। आपने देखा नहीं कि आपकी जो गैस सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है, हिलती है कि नहीं? लेकिन जब उसे बाहर निकल जाते हैं तो आसमान में, जब आपके इन्वायरमेंट में जाती है तो वो दिखाई लिक्विड रहती है क्या? क्यों? क्योंकि उसको जगह ज्यादा मिल जाती है, वो फैल जाती है, उसके एटम्स दूर दूर हो जाते हैं। बात समझ में आई? आपका सिलेंडर के अंदर कंप्रेस हो जाती है तो इसलिए लिक्विड बन जाता है वो, क्योंकि एटम्स पास पास में आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? साइंस बहुत फील करने का सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में, अगर आप फील करके पढ़ोगे तो, है ना। तो आपका जो सिलेंडर था, जब उसमें गैस भरी गई तो क्या हुआ? एटम्स पास पास में आ गए, लेकिन जब आपने उसकी नोजल दबाई तो बाहर गैस निकली और उसको एरिया मिल गया ज्यादा, और ज्यादा एरिया मिल गया तो उसके एटम्स हो गए दूर दूर, और दूर दूर हो गए तो दिखाई नहीं दी, लिक्विड रही नहीं, वो गैस बन गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गैस क्या होती है? कंप्रेसिबल होती है, मतलब उसको कंप्रेस किया जा सकता है ना। गैस के फॉर्मेट से लिक्विड भी बनाई जा सकती है उसको, लेकिन लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होता, तो सॉलिड नहीं बनेगा वो, है ना। दबा के कभी सोचो, दबा के सॉलिड बन जाए, वो ज्यादा एटम्स पास पास में हो जाएंगे ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको? एटम समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। एटम्स क्या होते हैं? सबसे माइनर पार्ट होता है जिसको काटा पीटा नहीं जा सकता, है ना। एक चीज और समझा दूं मैं आपको, मैंने आपको अभी एलिमेंट बताया था। क्या बताया था? एलिमेंट क्या होता है? ये
एटम से बड़ा यूनिट होता है ना। यानी कि किसी मैटर को जो बनाया जाता है वो एलिमेंट्स के द्वारा बनाया जाता है। अब एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट में एक एलिमेंट और जोड़ दिया जाए, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्या है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ओके। ऐसी ऑक्सीजन एक क्या है, एलिमेंट है, क्या है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। ओ जब इनको आपस में मिलाएंगे तो ये पानी बनेगा, जिसे H2O बोलते हैं। सुना के नहीं सुना? पानी को केमिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, H2O। तो ये क्या बना, ये कंपाउंड बना। क्या बना, ये क्या बना, कंपाउंड। यानी कि एलिमेंट्स को अगर मिलाते हैं आपस में तो कंपाउंड बन जाता है, और कंपाउंड्स को भी आपस में मिलाते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? तो समझो कहानी को, ये पूरी दुनिया इन्हीं चीजों से बनी है, एलिमेंट से, कंपाउंड से, एटम से। अपनी बॉडी भी एटम से बनी है, ठीक है। बायोलॉजिकली हम उसे सेल्स बोल देते हैं। सेल्स में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा बायोलॉजी में? तो क्लियर हुआ आप लोगों को? क्या क्लियर हुआ? चलो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि हम मैटर पढ़ रहे थे। हम मैटर को हमने थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की। तो किसमें तोड़ा हमने, एलिमेंट्स में। अब एलिमेंट के भी अंदर झांक के देखने की कोशिश की, उसको भी जूम किया, तो क्या मिला हमें, एटम्स मिले। एटम्स के अंदर भी झांकने की कोशिश की, क्योंकि तुम बहुत मलचले आदमी हो, आप घुसे चले जा रहे हो ठीक है। तो जब आप उसके अंदर भी घुसे, किसके, एटम्स के अंदर, तो कुछ और मिला आपको। क्या मिले, इलेक्ट्रॉन्स मिले। क्योंकि मैंने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन्स, ये अगर एटम है आपके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है? तो जब आप इसमें झांके, अंदर घुसे, तो आपको एटम्स मिले, इलेक्ट्रॉन मिले घूमते हुए। क्या मिले, इलेक्ट्रॉन। अब अभी आपका मन नहीं भरा, अभी और अंदर जा रहे हो आप, फिर अंदर और घुसे तो क्या मिला आपको, न्यूक्लियस। अभी और अंदर घुसे, इसमें क्या मिला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या मिले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हमने इसका ऑपरेशन किया, किसका, मैटर का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो मैटर 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। देखो जैसे गैस के क्या होते हैं, एटम्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं, इसको कंप्रेस किया जाएगा तो एटम्स क्या आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे और लिक्विड बनने लग जाएगा वो, है ना। मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अब इसको समझते हैं हम थोड़ा सा एटम्स को। ये है हमारा एटम, मान ले हमने उस एलिमेंट से क्या निकाल लिया, एक एटम निकाल लिया। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने, चल जा भाई, ये चल ही नहीं रहा है तो। चलो ऐसे ही बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। अगर नहीं चल रहा तो मत चलो भाई। ये क्या, हमारा एक एटम है, हमने क्या ले लिया, एक एटम। अब इसमें जो ये है, ये वाला, ये क्या है, न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या क्या होगा, प्रोटॉन और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन। आपको बताया था इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। तो ये क्या करता है, जो न्यूट्रॉन होता है, जैसे मान लो ये हमारा एटम है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये मान लो यू है, क्या है हमारा, ये न्यूक्लियस है। क्या होता है ये, न्यूक्लियस। तो इसमें एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे होते हैं। मतलब बीच में ये न्यूट्रॉन घुसा हुआ होता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। क्या करता है, दूर भगाता है। बताया था कि नहीं मैंने, कि अगर पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लेके जाओगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, निगेटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज के पास लेके जाओगे तो एक दूसरे से, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव को लेके जाओगे तो पास आएंगे, है ना। बताया था कि नहीं। तो वैसे ही यहां पर इनके बीच में क्या हो, रिपल्सन ना हो। क्या ना हो, रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब क्या होता है, दूर भागना, दूर दूर जाना, जिसे प्रतिकर्षण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण, मतलब दूर दूर भागना। तो इन दोनों के बीच में क्या ना हो, अट्रैक्शन ना हो या रिपल्सन ना हो। रिपल्सन ही होगा ना जब सेम है तो।
प्रोटॉन प्रोटॉन, तो इसलिए बीच में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। समझ में आ रहा है? तो तभी तो बीच में क्या होता है, देखो एक वायर देखा है आपने जिंदगी में कभी, वायर जिससे घर में लाइट आती है, देखा है? मतलब इसी दुनिया से हो फिर तो। चलो ठीक है, जब एक वायर के ऊपर क्या होता है, एक इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है, मतलब रबड़ होती है, रबड़, ओके, दूसरे वायर के ऊपर भी रबड़ होती है, फिर दोनों को आपस में मिलाते हैं तो कोई कोई प्रॉब्लम आती है ना? क्यों नहीं आती? क्योंकि बीच में इंसुलेशन का काम कौन कर रहा है? रबड़ कर रही है, उनको उनके बीच के फोर्स को रोकने का काम। इसका फोर्स इसके पास ना जाए, इसका फोर्स इसके पास ना जाए, तो बीच में किसको लगा दिया? रबड़ को। क्यों? रबड़ पे कोई चार्ज ही नहीं होता, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वैसे ही एक प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, बीच में क्या डाल दिया? न्यूट्रॉन। तो इनके फोर्स को आपस में मिलने से रोकेगा कि नहीं? अब समझ में आ गया? तो वैसे ही यहां पर न्यूट्रॉन का काम है, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं हम लोग और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। किस पे आते हैं? मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक हमारा क्या था? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग बहुत कुछ पढ़ा अभी। अर्थ की एज कैसे पता चला, ये पत्थर इतना पुराना है ये कैसे पता चला, ये मंदिर इतनी पुरानी है ये कैसे पता चला, ये डायनासोर इतने पुराने ये कैसे पता चला, इन सब का जवाब यहां से निकला। किससे? कार्बन डेटिंग से, ठीक है। अब कार्बन डेटिंग होने के लिए, अब कार्बन डेटिंग दो तरीके से होती है, एक रिलेटिव डेटिंग, एक होता है एब्सोल्यूट डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग में क्या होता है, सिर्फ रिलेट किया जाता है। रिलेट क्या मतलब, ये क्या करेंगे, ये रिमोट ज्यादा पुराना है या ये पेन, रिलेशन निकल रहा है इनका, कौन सा ज्यादा यंगर है या कौन सा ज्यादा ओल्डर है। बात समझ में आई? कौन सा नया है कौन सा पुराना है, सिर्फ इतना पता चलता है, सही एज का पता नहीं चलता। ओके, यानी कि रिलेटिव जो डेटिंग होती है उससे क्या पता नहीं चलता, सही एज क्या है, इसकी उम्र क्या है। ये तो पता चल गया ये पुराना है, ये तो हम ऐसे ही बता देंगे ज्यादा गंदा हो रहा है ज्यादा कम गंदा हो रहा है ना? ऐसे बोल रहे हो कि सर ये तो ऐसे बदल जाएगा, ये ज्यादा गंदा है ये कम गंदा है, ऐसा भी हो सकता है यूज कम किया गया हो ऐसे तो पता नहीं चलेगा फिर, है ना? है कैसे हो सकता है, तोड़ दिया हो। चलो आगे, फिर इसमें अलग अलग डेटिंग है जिनको हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे आप लेयर की बात करते हैं कि जमीन की लेयर कौन सी पुरानी है ज्यादा, क्योंकि हम जितने अंदर चलते जाएंगे जमीन की लेयर में वो उतनी पुरानी मिलती चली जाएगी, मतलब जोन सी ज्यादा नीचे होगी वो ज्यादा पुरानी होगी, तो उन लेयर्स का पता लगाया जाता है ना? अलग जो आते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत, कभी उसमें गए हो म्यूजियम वगैरह में दिल्ली वगैरह, तो वहां पर बहुत पुराने पुराने बर्तन रखे हैं, बहुत पुरानी पुरानी हांडियां रखी हैं, मतलब उनका पता लगाया जाता है कौन सी हांडी कौन सा बर्तन कितने पुराना है, ठीक है। उनको पता लगाने के लिए, या ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, या जैसे हड़प्पा सभ्यता निकाली गई की खुदाई की गई थी, अभी हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे थे ना हम, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब पूरा शहर निकला था जमीन के अंदर खुदा हुआ, तो उसमें गेहूं का दाना भी मिला, उनको पता लगाया कि गेहूं की खेती भी हो सकती है, तो उस गेहूं के दाने से पता लगाया कितनी पुरानी बात है ये। ओके, और एब्सोल्यूट में बिल्कुल सही एज का पता लगाया जाता है अलग अलग चीजों में। जैसे जो पेड़ का एज का पता कैसे लगाया जाता है, उसकी रिंग से, उसकी जो रिंग होती है ना, जब पेड़ को काटा जाता है तो आपने देखा होगा लाल लाल रिंग बनी हुई होती है उसके अंदर, है ना, तो उसके एज का पता लगाया जाता है। लेकिन हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले रेडियो कार्बन डेटिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग। इस डेटिंग से सिर्फ 50 से 60 हजार साल तक की ही उम्र का पता लगाया जा सकता है। मतलब अगर तुम लोग चले जाते हो इस दुनिया से, विदा हो जाते हो, राइट, और 50,000 साल बाद कोई आपकी हड्डी को ढूंढ लेता है ठीक है, तो आपकी हड्डी से वो पता लगा पाएगा कि इतनी पुरानी बात है। अगर आपकी हड्डी मिलती है 1 लाख साल बाद, तो वो कार्बन डेटिंग से पता नहीं, रेडियो एक्टिव डेटिंग से पता नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग से नहीं पता लगाया जा सकता। उसके लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये करोड़ों साल पुरानी चीजों का पता लगाया जा सकता है इससे, किसे? पोटेशियम आर्गन डेटिंग से। मतलब हमारे जो अर्थ की उम्र का पता लगा है ना, वो कौन सी डेटिंग से लगा है? पोटेशियम आर्गन डेटिंग से, क्योंकि ये करोड़ों में एज का पता लगाया जा सकता है। ओके, और ये
यूरेनियम सीरीज डेटिंग, इसका 5-6 लाख साल तक, बस 5 लाख साल उम्र तक पता लगाया जा सकता है। किसका? इंसान को आए हुए कितने साल हुए अभी? 2 लाख साल। अभी पीछे शुरू में पढ़ा था ना हमने, कितने पुराना हो गया इंसान? 2 लाख साल पुराना हो गया। तो यानी कि 2 लाख साल पुरानी एज तक का पता किससे लगाया जा सकता है? यूरेनियम सीरीज से। ठीक है, लेकिन अगर 5 मतलब 2 करोड़ साल पुरानी चीज का पता कैसे नहीं लगाया जा सकता? किससे? यूरेनियम से। किससे लगाएंगे फिर? पोटेशियम आर्गन डेटिंग से। अब इसको हम समझेंगे। टीना पढ़ना नहीं है, पेन चली जाएगी। तो आज के क्लास को हम यहीं रोकते हैं, ठीक है। आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बनी हुई है, अभी सारी चीजें बना रखी हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी की क्लास को हम कल करने वाले हैं। कल हम सीखने वाले हैं कि ये डेटिंग कैसे, पता कैसे चलता है इसका उम्र का, ठीक है। थ्योरिकल सीखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू सीखेंगे, लेकिन कल हम बहुत कुछ सीख जाएंगे कार्बन डेटिंग के बारे में। आज हमने कार्बन डेटिंग की जगह क्या सीखा? कुछ मैटर्स और एटम्स के बारे में सीखा, राइट। तो आज की क्लास इतनी रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। चलो भाई बच्चों।